नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज से जो है आप लोगों को मैं ज्योग्राफी की क्लास प्रोवाइड करूंगा। ये उन बच्चों के लिए विशेष तौर से क्लास होगी जो अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। जो अभी वो तैयारी करना चाह रहे होंगे, प्रारंभ कर रहे हैं अपनी तैयारी को। तो मैं बता रहा हूँ कि आज जो है ज्योग्राफी का क्लास चलेगा और ये ज्योग्राफी की जो क्लास होगी यह बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मैं एकदम इसको जो है धरातल से लेकर के जो है, यानी कि कहा जाता है ना, एक कहावत है, अर्श से लेकर के जो है फर्श से जो है मैं आपको अर्श तक पहुंचाने का काम करूंगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको जो है मैं धीरे धीरे करके जो है बहुत बेहतरीन आपका जो है ज्योग्राफी तैयार कराऊंगा, ठीक है। और ये एकदम ग्रांटेड बैच होगा कि जान लीजिए कि जो भी इस क्लास को देखेगा वो बच्चा ज्योग्राफी को जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएगा। उसके लिए जो है क्या होगा कि आने वाले जो आगामी एग्ज़ाम हैं उनमें वो बहुत ही अच्छा जो है मतलब कि कर सकता है इस सब्जेक्ट में, ठीक है। ज़्यादा हम लोग जो है बात ना करते हुए हम लोग जो है क्लास की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन किया जाता है वो इंडियन ज्योग्राफी से किया जाता है और इंडियन ज्योग्राफी को ही मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिएगा, सबसे पहले भारत के परिचय को देखेंगे, ठीक है। भारत का परिचय, भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय की बात किया जाएगा तो भारत का जो सामान्य परिचय होगा उसको देखेंगे कि इस सामान्य परिचय में क्या क्या है, ठीक है। ये हेडिंग हो जाएगी भारत का सामान्य परिचय। अब देखिए, सामान्य परिचय की बात किया जाए तो हम लोग जो है सबसे पहले उठाएंगे और देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है, भारत कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा बातों को। पृथ्वी जो है आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। पृथ्वी जो है आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। अब देखिए, इसको बोलते हैं, अगर नहीं दिखेगा तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं दिख रहा है सर, ठीक है। इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इसमें अगर ग्लोब की बात किया जाए तो ग्लोब पर जो है काल्पनिक रेखाओं को खींचा गया है, जिनका नाम देशांतर रेखा और अक्षांशीय रेखा है। तो हम लोग अक्षांश के हिसाब से और देशांतर रेखाओं के हिसाब से भारत की स्थिति को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अक्षांश है क्या, ठीक है। अक्षांश है क्या, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग कर लीजिएगा अक्षांश, कर लीजिएगा अक्षांश, ठीक है। अगर अक्षांश की बात किया जाए यहां पर तो इसमें जो है सबसे पहले अक्षांश की जो संख्या होती है, ध्यान से एकदम समझते रहिएगा। अक्षांश की संख्या की मैं पहले बात कर रहा हूं।
तो पॉइंट लिख लीजिएगा, फिर मैं समझाता हूँ कैसे क्या है। ठीक है, फिर मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को कैसे क्या है। चलिएगा, दिख रहा होगा शायद सभी लोगों को। अक्षांशों की कुल संख्या, अक्षांशों की संख्या कितनी है। ठीक है, अक्षांशों की संख्या आप लोग बताएंगे 181 है। अभी ये सब मैं क्लियर करूंगा। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात किया जाएगा तो 179 है। ठीक है, कैसे है ये भी अभी मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक, अब गौर से समझिएगा बात को। यहां पर मैंने आपको बता दिया कि अक्षांशों की संख्या 181 है। ठीक है, इस अक्षांशों को जो है देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। खींची जाती है। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम लोग आते हैं, यहां से समझने का प्रयास करते हैं। अब समझिएगा, यह जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, सॉरी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, सॉरी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसी को जो है विषुवत रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा, इसे ही भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझ लीजिएगा, ये जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री, विषुवत रेखा जो है या भूमध्य रेखा जो है, यह ग्लोब को या पृथ्वी को जो है 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। कितने भागों में? 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। जब 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है तो ऊपर वाला यानी कि उत्तर वाला जो हिस्सा हुआ इसी को हम बोल देते हैं क्या? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे का जो हिस्सा हुआ इसे ही बोल देते हैं क्या? दक्षिणी गोलार्ध। तो 2 गोलार्धों में जो है यह क्या कर रही है? विभाजित कर दे रही है। ठीक है, तो जब 2 भागों में यह विभाजित कर दे रही है, ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग और समझते हैं बढ़िया से कैसे क्या है। ठीक है, अब देखिए, जब 2 भागों में विभाजित कर रही है तो अब मैंने यहाँ पे बताया है आपको कि अक्षांशों की जो संख्या है वो कितनी है? 181 है। कैसे है तो समझिएगा बात को। ये 0 डिग्री हो गया अक्षांश रेखा, यहाँ से करके 1 2 3 4 ऐसे करके जो है हम लोग ऐसे करके यानी कि यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे रेखाएं खींची गई हैं, ऐसे ऐसे ये सब क्या हैं? रेखाएं हैं। ध्यान से समझते रहिएगा, ऐसे ये रेखाएं हैं। ये जो रेखाएं हैं, ठीक, इन्हीं को जो है अक्षांश रेखा कहते हैं, इस प्रकार से। तो ऐसे कितनी हैं? तो कितने, तो यानी कि यहाँ देख रहे हो 1 से लेकर के यहाँ से 1 से लेकर के 90 तक ये अक्षांश हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा और यहाँ से भी करके यहाँ तक आएंगे तो 1 2 3 ऐसे करके जो है 89 और 90 तक होगा। ध्यान से समझिएगा बात को। अगर हम बात कर रहे थे कि अक्षांशों की संख्या कितनी है
तो ये आया कहाँ से, तो हम कह सकते हैं 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक जो आप लोग देख रहे हो ये भूमध्य रेखा, तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, 181। बात समझ में आ गई। तो अक्षांशों की जो संख्या है वो है कितनी, तो क्या बताएंगे आप लोग, 181 है। ठीक है। अब अक्षांश रेखाओं की बात किया जाए तो मैंने बताया अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो 179 है। ये 179 हो कैसे रहा है, तो इसको भी जो है हम लोग समझते हैं बढ़िया से। ठीक है, चलिए इसको भी बढ़िया समझ लेते हैं। अब देखिएगा, अब ये अगर इस प्रकार से है तो मान लीजिए कोई गोल पिंड है या एक ग्लोब है। अब मैं कहा हूं कि यहाँ पे अक्षांश रेखाओं की संख्या कही गई है। तो देखिए अगर कोई भी हम रेखा खींचेंगे, ध्यान समझिएगा बात को, अगर कोई गोल जो है ग्लोब है उस पर अगर मुझको चारों तरफ उस ग्लोब पर रेखा खींचना है तो उसका एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। जब तक केंद्र बिंदु नहीं होगा तब तक हम उसके चारों तरफ जो है रेखाएं नहीं खींच सकते हैं। तो अब यहीं पे समझिएगा बात को, यहाँ पर जो आप देख रहे हो इस प्रकार से, ये मान लीजिए कि रेखा खींची गई है इस प्रकार से, ऐसे ही जो है रेखाएं खींची गई है ग्लोब पर। ध्यान से समझ लीजिएगा एकदम बढ़िया से, ग्लोब पर यह रेखा खींची गई है। ठीक है, और यहाँ से ये बात समझिएगा, यही जो बीच का केंद्र है यही है 90 डिग्री, और इसी 90 डिग्री के चारों तरफ रेखाएं खींची गई। एक केंद्र हो गया, इसके चारों तरफ रेखा खींची गई, ऐसे समझ लीजिएगा बात को। तो जब रेखाओं की बात की जा रही है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो केंद्र को मान करके हमने रेखा खींचा उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में जब खींच रहे हैं तो रेखा 90 पर नहीं खींची गई है, कहां से खींची गई, 89 से खींची गई है। 90 तो केंद्र हो गया, 89 से खींची गई है। तो यहां से देख रहे हैं आएंगे हम लोग कहां तक, 1 तक आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां से क्या हो गया, इसकी बात किया जाए, ये कहां से आ रहा है, तो 89 उत्तरी गोलार्ध में, 89 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक ये हो गया। ठीक है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 179। तो अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 179 होती है। बात समझ में आ गई सब लोगों को। ठीक है, बना लीजिएगा आप लोग भी। अब आइए हम बात करते हैं कि जब हम अब तीसरे पॉइंट की बात किया जाए तो मैं कहा हूं कि यह पूरब से पश्चिम की तरफ खींची जाती है, यानी कि रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं। और कौन सी रेखाएं भाई, तो अक्षांश रेखाएं जो हैं इस प्रकार से खींची जाती है। ठीक है, तो इसके दिशा की अगर बात किया जाए तो यह पूर्व हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो देख रहे ना, इन रेखाओं को हम जो है पूरब से पश्चिम की तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। और ये कैसी रेखाएं हैं, तो ये सभी की सभी जो है काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे ठीक है, हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, जो अक्षांश रेखाएं हैं, आगे आते हैं हम लोग। अब बस समझ लीजिए ऐसे,
जो अक्षांश रेखाएं हैं ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं। पॉइंट लिखिएगा, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। समांतर का मतलब देख लीजिए, ऐसे जो रेखा खींची गई है और इसके जो बीच, यानी कि दो रेखाएं जब खींची गई हैं तो एकदम से समांतर हैं, किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। यानी कि इसके और इसके बीच की यहाँ पर दूरी और इसके बीच की यहाँ की दूरी सेम टू सेम है। ये दूरियां जो है इस यहाँ पर भी देखेंगे और यहाँ पर भी देखेंगे, पूरा के पूरा जो है दूरी क्या है, समान है। इसी को जो है हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है, प्रत्येक स्थान पर जो है समांतर है। अब बात रही कि अगर हम बात करें कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी कितनी होती है। पॉइंट लिखिएगा, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, 111, यानी कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है और प्रत्येक स्थान पर क्या होती है, समान होती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इतना हो गया। चलिएगा, अब इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, अब एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। अब ये हो गया, चलिए खींच देता हूं एक रेखा जिसका नाम होगा भूमध्य रेखा। अगर भारत को देखा जाए तो भारत जो है हमारा, यहां पर आपको दिखाई देगा भारत ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई देगा भारत, यहां पर है। तो अब बताइए, अक्षांश रेखाओं के अनुसार भारत किस गोलार्ध में स्थित है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो अब देखिए, मैं कहूं कि भूमध्य रेखा जो है, यही जो है पृथ्वी को या ग्लोब को जो है दो बराबर भाग में विभाजित कर देती है और उत्तर का जो नाम हो जाता है इसके ऊपर, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसको क्या बोल देते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। तो अब बताइए, अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा है ना, तो अक्षांश रेखा के अनुसार भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो अब यही तो दो गोलार्ध हो रहा है अक्षांश के अनुसार, एक उत्तरी गोलार्ध, एक क्या हो रहा है, दक्षिणी गोलार्ध। तो अब हम बताएंगे इसका आंसर कि अक्षांश के अनुसार जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में है भाई भारत, तो हम बताएंगे अक्षांश के अनुसार। किसके अनुसार, अक्षांश के अनुसार भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, किस गोलार्ध में है, तो हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में है। बात यहां तक क्लियर है। चलिए, बहुत सही, आप लोगों ने समझा। ठीक है, अब बात करेंगे देशांतर रेखा की। किसकी, देशांतर रेखा। अब देखिए, देशांतर रेखाएं अगर बात किया जाए तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो किस प्रकार से खींची जाती हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो उनको जो है कुछ इस प्रकार से खींचा जाता है। ध्यान से समझ लीजिएगा बढ़िया से आप लोग। पूरा गायब हो गया, चलिए बना देते हूँ यहीं पे, कुछ इस प्रकार से समझ लीजिएगा। ये हो गया, ठीक है, अच्छा नहीं बनाया ना। देशांतर रेखा की बात किया जा रहा है तो यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है।
ऐसे ही जो है आप लोग देखेंगे ग्लोब पर आपको दिखाई देगा। कुछ इस प्रकार से होगा। तो अब देखिए ये पूरा ग्लोब जो होता है इसके चारों तरफ होता है। अब यहाँ से पॉइंटों को देखिए, ठीक है। देशांतर जो रेखा होती है वो किस दिशा से किस दिशा की तरफ खींची जा रही है। दिशा के अगर हिसाब से हम बात करें, दिशा के अनुसार हम देखेंगे तो ये खींची जा रही है उत्तर से दक्षिण की तरफ। उत्तर से दक्षिण की तरफ ये खींची जा रही है, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जा रही है, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है? संख्या तो संख्या बताएंगे हम लोग 360 है। कितनी है? 360 है। इसकी संख्या कितनी है? 360 है। अब देखिएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा को GMT ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। यहीं से समय का निर्धारण किया जाता है, समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक। अब इसके पीछे अगर ग्लोब को देखा जाए तो जब इसको हम खोल देंगे, जब इसको हम खोलेंगे तो खोलने के तौर पे जो है हमको कुछ जो है इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। मान लीजिए इसको खोल दिया जा रहा है, तो यहाँ से जो है आप देखोगे तो ये 0 डिग्री हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके ये चला जाएगा 180, फिर ऐसे ही करके ये चला जाएगा 180, ठीक। जैसे ये मान लीजिए इस प्रकार से है, ठीक। तो आपको जो है पीछे का भाग नहीं दिखाई देगा ग्लोब को। जब इसको हम ऐसे खोलेंगे, ठीक है, ऐसे अगर खोल देते हैं, समझिएगा बात को, ऐसे खोल दे रहे हैं तो ये एक हो जाती हैं, और इधर से देखेंगे तो उसी की बात किया जा रहा है कि ये जो होती है इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 360 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को जो है GMT इसी से जो है समय का निर्धारण किया जाता है। विश्व में जो समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है, वो कहाँ से किया जाता है? तो इसी रेखा से किया जाता है। वो चीज़ें अलग हैं जिसको मैं बताऊंगा, कहाँ कहाँ से गुजरती हैं वो बाद में बताना है, ठीक है। अब देखिएगा, और 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है, देशांतर रेखा, यहां से तिथि का निर्धारण होता है। किसका? तिथि का निर्धारण। याद रखिएगा 2 पॉइंट, तिथि का निर्धारण, डेट का निर्धारण, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये तो हम लोग जान गए कि संख्या कितनी होती है? 360 होती है, ठीक है। समय का निर्धारण कितने डिग्री देशांतर रेखा से होता है और तिथि का निर्धारण कितने डिग्री रेखा से होता है, ठीक है। तो अब जैसे इस प्रकार से जो आप लोग देख रहे हो तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 360 हो गई, ठीक है। कितनी हो गई? 360 हो गई। अब इसी में बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जिस प्रकार से अक्षांश में हम लोगों ने देखा कि जो अक्षांश रेखाएं थी वो एक दूसरे के समानांतर थी, समांतर थी, तो क्या यहाँ पर जो देशांतर रेखा देखा जा रहा है क्या ये एक दूसरे के समांतर हैं? तो हम कहेंगे नहीं, ये समांतर नहीं हैं। इसलिए कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कुछ और है, यहाँ पर कुछ और हो जा रही है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, और यहाँ पर सर्वाधिक है, और ऐसे फिर देख रहे हैं तो ये कम होती चली जा रही है। तो पूछा जाता है कि सबसे अधिक या क्या, या पूछा जाएगा क्या 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है? तो आप कहेंगे समान नहीं होती है। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, 2
दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी समान नहीं होती है, समान नहीं होती है, समान नहीं होती है। ठीक, अब बताओ भाई, जब समान नहीं होती है यानी कि दूरी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, दूरी के परिप्रेक्ष्य में समान नहीं होती है, तो भाई कहाँ कहाँ पर कितनी होती है? तो देखिएगा, ध्रुवों पर, देखिए ध्रुवों पर क्या है, सबसे कम है ना, ध्रुवों पर दूरी सबसे कम, सबसे कम, क्योंकि यहीं पे तो जाकर के ये मिल रहे हैं। विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है, कितना है भाई? 111.32 किलोमीटर है। यहाँ पर सर्वाधिक दूरी होती है, याद रखिएगा, इसी पर सर्वाधिक दूरी होती है। बाकी जो अगर देखेंगे तो ध्रुवों पर जो है सबसे कम दूरी होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करें कि भैया अब बताओ कि देशांतर रेखा तो हमने खींच लिया, तो जब देशांतर रेखा खींच लिया तो भारत की स्थिति क्या होगी? तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा बात को। अब यहाँ पर मैंने आपको बना के बताया कि यहीं पर जो है हमारा क्या है, प्यारा सा देश भारत है। समझिएगा बात को, ठीक है, ये भारत हो गया। तो अब देखो, ऐसे लाइन हमने खींचा, जब यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम खींच रहे हैं तो 0 डिग्री देशांतर रेखा भी तो ग्लोब को 2 बराबर भाग में विभाजित करेगी। जब 2 बराबर भाग में विभाजित करेगी तो ये वाला जो देख रहे हो इसी को बोल देंगे हम पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? पूर्वी गोलार्ध। और इसको क्या बोल देंगे? पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोल देंगे? पश्चिमी गोलार्ध। तो अब बताइए आप लोग कि 0 डिग्री देशांतर या देशांतर रेखा के अनुसार भारत की स्थिति क्या है, तो क्या बताएंगे आप? तो अब इसकी स्थिति को आप बताओगे कि यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में है। बात को समझ लीजिएगा, यहीं पर चलते हैं, लिखते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, नोट में लिखिएगा, इसको बहुत बार प्रश्न किया गया है, नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा, अक्षांश के अनुसार, अक्षांश के अनुसार भारत किस गोलार्ध में है? तो बताएंगे अक्षांश के अनुसार भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में, पहला। दूसरा, देशांतर के अनुसार, देशांतर के अनुसार कहाँ होगा भाई? बताइए। ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, अब देखिए, कह दे अक्षांश और देशांतर, या केवल दे दे भारत की स्थिति। तब हम लोग जो है बताएंगे दोनों को मिला करके, उत्तर पूर्वी या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। बहुत बार यह तीनों का तीनों प्रश्न किया गया है, तीनों का आंसर अलग अलग आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए। अब यहीं से प्रश्न किया जाता है, आप समझ लीजिएगा। ये इसको तो आप लोग लिख लीजिए पहले। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए इसको।
इसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगर आप लोग, तो एक ऐसे ही प्रैक्टिकली तौर पे प्रश्न किया जाता है कि मान लीजिए यहाँ पर जो है विषुवत रेखा है, अगर कोई विषुवत रेखा से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाता है तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटेगी, बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तब देख रहे हैं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो कम बताएंगे, यही नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या बताएंगे, अधिक बताएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप लोग जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कहा हूँ कि जियोग्राफी मैं इस कदर पढ़ाऊँगा कि आपके किसी भी कंपटीशन में यह काम आएगा, और ऐसा जियोग्राफी मैं आपको बताऊँगा कि आपका जियोग्राफी एकदम चैप्टर वाइज तैयार होगा, बहुत बेहतरीन तरीका से। ठीक है, एकदम जियोग्राफी जिसको कुछ नहीं समझ में आता है वो भी समझ जाएगा कि जियोग्राफी कैसे तैयार किया जाता है। लेकिन हाँ, वीडियो को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बहुत बढ़िया से। मैं हर एक चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोगों ने देख लिया अक्षांश और देशांतर के अनुसार भारत की स्थिति या अवस्थिति क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कर लीजिएगा अक्षांश और देशांतर के अनुसार भारत की अवस्थिति। ये हमारा जो है चैप्टर क्या हो गया, क्लियर हो गया इसके अनुसार। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम इसको डिलीट कर दें, लिख लिए होंगे आप लोग। जो भी प्रश्न पूछना होगा वो आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा, हम आपके प्रश्नों को देख लेंगे कि आपने क्या हमसे पूछा है। ठीक है, और उसका आंसर मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हो गया। अब देखेंगे हम लोग भारत के क्षेत्रफल की बात किया जाएगा। ठीक है, कि भारत का क्षेत्रफल है कितना। नहीं, इसका विस्तार देख लिया जाएगा, अक्षांश और देशांतर के अनुसार भारत का विस्तार चलेगा। अक्षांश अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। हम लोग भारत को पढ़ें तो भारत का ही देखेंगे, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, इसमें अगर हम लोग को देखना होगा तो जैसे बात को समझिएगा, मैं एक भारत का मैप बनाता हूँ। थोड़ा बहुत अगर दिक्कत समस्या होगी तो आप लोग बताइएगा, कमेंट शेयर जरूर करिएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, उतना तो सही नहीं बन पाएगा, फिर भी कोशिश में हूँ कि मैं आप लोगों को बना के समझा दूँ, बता दूँ कैसे क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार से अगर भारत के हम मैप को बनाते हैं तो समझिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात कर रहा हूँ। तो इसको हम लोग देखेंगे तो ये हमारा कौन सा विस्तार हो जाएगा बाबू, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया। समझिएगा बात को, इसकी मैं बात कर रहा हूँ तो ये हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया। ठीक है, क्योंकि अक्षांश ऐसे ही ना आएगा, ऐसे करके ऐसे जाएगा, यही बात हो रही है। ठीक, और यहाँ से देखेंगे हम लोग तो एक और अगर हम लोग देख लें, ये देशांतरीय विस्तार हो गया। अब हम बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार कुछ इस प्रकार से चिन्ह या लाइन खींचा जाएगा। ठीक है, तो ये बात पूछ रहा है कि ऐसे जो है करके पूछ रहा है। ठीक है, कितना कितना विस्तार है, बात समझ में आ रही है। तो भारत का जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक है ना, तो अब भारत के कुल क्षेत्रफल, चलिए पहले क्षेत्रफल में देख करके पहले यहीं से देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा।